चलिए दोस्तों, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक हो गया बढ़िया से, चाय वाय पी ली? हाँ जी सर, सब कुछ हो गया बढ़िया से, बस आप पढ़ाई शुरू करा दीजिए। तो आओ भैया, अपनी कमर को सीधी करें और अपना आगे का लेक्चर कंप्लीट करें। सर हम क्या पढ़ रहे थे, मैंने आपको लिखवा दिया था, हमें करना है सर इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। चलो तो पहले इसको लिख लो, फिर इसको समझते हैं। आओ लिखो मेरे साथ साथ। द मेन पर्पस of strategic management. The main purpose of strategic management is to help a company perform better than its competitors, and improve its own past and present परफॉर्मेंस। सर लैंग्वेज यही याद करनी पड़ेगी, 80-90% तो सर यही लैंग्वेज चलेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि भाई थ्योरी सब्जेक्ट है, चेकिंग करने वाला भी लैंग्वेज ही पकड़ता है कि ये पॉइंट्स लिखे हैं या नहीं लिखे। तो थोड़ी बहुत लैंग्वेज 80-90% आपको यही करनी पड़ेगी, बाकी मैं आपको रट्टा तो लगवा ही दूंगा, टेंशन मत लो। चलो तो द मेन पर्पस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, सर इंपॉर्टेंस पढ़ रहे हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की कि एक बिजनेस में, ठीक है यहां देखिए, इधर देखो भाई, इधर देखो, एक बिजनेस में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है। तो मेन पर्पस जो है, मेरे साथ साथ पढ़िए क्या लिखा है, मेन पर्पस जो है किसका, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, ये हेल्प करता है कंपनी को। किस लिए हेल्प करता है कंपनी को, ताकि वो बेटर परफॉर्म कर सके। किससे बेटर परफॉर्म कर सके, सर अपने कॉम्पिटिटर से बेटर परफॉर्म कर सके। एंड इंप्रूव, एक तो आप अपने कॉम्पिटिटर से बेस्ट परफॉर्म कर रहे हो, बेटर परफॉर्म कर रहे हो, और इंप्रूव करो क्या, अपनी पुरानी आपकी जो परफॉर्मेंस थी, जो आपने कुछ सही गलत जो भी करा, और आप अपनी प्रेजेंट परफॉर्मेंस को भी क्या करोगे, बेटर करोगे। यानी सर यहां पे अगर मैं इंपॉर्टेंस की बात करूं तो सबसे पहले इसने कहा कि भैया आपको क्या करना है, हेल्प। सबसे पहले पॉइंट क्या आया कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या करती है। अगर मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करूं इसमें से, तो सर पहला पॉइंट जो इसमें निकल के आया, वो निकल के आया हेल्प। सर ये लिखना है, हाँ अभी नहीं, लेकिन मैं इसको टाइम दे दूंगा। दूसरा पॉइंट क्या निकल के आया, सर दूसरा पॉइंट निकल कर आया कंपनी परफॉर्मेंस। फिर सर बेटर देन कॉम्पिटिटर्स, और कौन सा पॉइंट निकल कर आया, सर पॉइंट निकल कर आया इंप्रूव पास्ट प्रेजेंट क्या, परफॉर्मेंस। अब लिख लो, यानी अगर मैं की पॉइंट्स को याद कर लूं और उसके बेसिस पे पूरा सेंटेंस बना लूं, तो क्या मैं पूरा सेंटेंस याद कर सकता हूं। हाँ सर ये तो बड़ा इजी है। देखो इंपॉर्टेंस की आप बात कर रहे हो, आप कह रहे हो मेन पर्पस है, क्या है मेन पर्पस, क्या सबसे पहला पॉइंट आया हेल्प करना। किसको हेल्प करना सर, हेल्प करना कंपनी को, ऑब्वियस बात है। किस लिए हेल्प करना सर, कंपनी की परफॉर्मेंस के लिए, कंपनी की परफॉर्मेंस के लिए। किससे सर, बेटर हो सके,
किससे बेटर हो सके, अपने कॉम्पिटिटर से बेटर हो सके। उसके बाद सर इंप्रूव पास्ट और प्रेजेंट परफॉर्मेंस। ओहो सर ये तो याद हो गया, ऐसे याद नहीं हुआ। देखो मैं आपको जब कराऊंगा ना तो आपको लगेगा हाँ समझ आ गया, याद हो गया। आपको ये पढ़ना पड़ेगा, याद रखना, आपको ये ढंग से रिवाइज करना पड़ेगा। टाइम टू टाइम आपको बार बार इसको पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो ये मैं सच्ची बता रहा हूं क्लासेस का कोई बेनिफिट नहीं होगा। आप जब तक साथ साथ पढ़ोगे नहीं, आपको क्लासेस का, किसी भी क्लास का चाहे कोई भी हो, आपको क्लासेस का बेनिफिट नहीं मिलेगा। फिर आप टीचर को बुरा कहते हो कि टीचर जो है इसको पढ़ाना नहीं आता है, ये है वो है, बहुत सारी जैसे बच्चे कहते हैं। मैं ये नहीं कहता कि हर टीचर का सबको समझ आता है, पर अगर आप साथ साथ पढ़ रहे हो ना तो 99% टीचर जो है वो अच्छा ही पढ़ाते हैं, ठीक है। हाँ पर मैं बेटर, चलो आओ जरा देखो सर हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो भाई क्या था, नोकिया वालों को स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस नहीं पता थी, नोकिया बर्बाद हो गया। नोकिया वालों को स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस नहीं पता थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना एग्जाम में आता है। अब इसमें 7 पॉइंट्स हैं, कितने पॉइंट्स है, 7 पॉइंट्स। तो देखो क्या लिखा है, नोकिया वालों को स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस नहीं पता थी। अगर मैं नोकिया का या आप नोकिया के सीईओ होते तो आप क्या करते, आप 7 काम करते। याद रखना, आपको इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को लिंक करना है किससे, नोकिया के फेलियर से, कि नोकिया वालों को स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस नहीं पता थी, इसलिए वो 7 काम नहीं कर पाए। और अगर आप नोकिया वालों के सीईओ होते, नोकिया कंपनी के सीईओ होते, तो आप क्या करते, आप वो 7 काम करते, आप वो 7 वर्क जो है वो कंप्लीट करते, जो उस कंपनी को उस मजेदार से निकाल लेता। यानी कि मैं दोबारा बोल रहा हूं, देखो मैं बार बार एक ही बात रिपीट करूंगा तो बोर मत हो जाना। रिपीट करने का पर्पस यह है कि आपको बार बार वो बात सुनाई दे, ताकि आपके दिमाग में, आपके जहन में वो बात बैठ जाए और आप उसको मेमोराइज करके याद कर सको कि भाई कैसे हमें लिखना है। तो फिर से एक बार आते हैं सर, हम पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो नोकिया वालों को मैनेजमेंट की, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस नहीं पता थी, जिस वजह से वो 7 काम नहीं कर पाए। और अगर आप उस कंपनी के सीईओ होते तो वो 7 काम आप करते। तो वो 7 काम क्या है, सबसे पहले तो देखो, सबसे पहले तो क्या करता, हुआ क्या सर, नोकिया का जो फोन था वो कीपैड वाला था, और टाइम के साथ साथ फ्यूचर किसका आ रहा था सर, फ्यूचर आ रहा था फिर टच स्क्रीन का। तो पहला पॉइंट आया सर, पहला पॉइंट आया, प्रिपेयर द ऑर्गेनाइजेशन टू फेस द फ्यूचर। क्योंकि सर क्या था, जब टाइम बदल रहा था तो कीपैड वाले फोन निकाले जा रहा था नोकिया, और एंड्रॉइड के आने के बाद कीपैड वाले फोन लगभग खत्म होते जा रहे थे, क्योंकि यूजर को नया एक्सपीरियंस मिल रहा था किससे, टच वाले से। तो सबसे पहला पॉइंट आया, पहला पॉइंट क्या आया सर, पहला पॉइंट आया सर हमारा, प्रिपेयर द ऑर्गेनाइजेशन टू फेस फ्यूचर। प्रिपेयर द ऑर्गेनाइजेशन टू फेस फ्यूचर। तो क्या लिखा है इसमें, पढ़ो, प्रिपेयर करता, यानी आप अगर क्या होते, सीईओ होते किसके, अगर आप सीईओ होते नोकिया के, तो आप प्रिपेयर करते नोकिया कंपनी को टू फेस द फ्यूचर, क्योंकि लोग अब कीपैड से टच स्क्रीन पे शिफ्ट हो रहे थे। साथ साथ न्यू अपॉर्चुनिटीज भी फाइंड करते, साथ साथ क्या फाइंड करते, न्यू अपॉर्चुनिटीज, एंड आइडेंटिफाई मीन्स टू रीच देम। न्यू अपॉर्चुनिटीज क्या करते, फाइंड आउट करते। सबसे पहले तो सर देखो सिंपल है, अगर आप या मैं नोकिया का सीईओ होता तो मैं प्रिपेयर करता ऑर्गेनाइजेशन को, प्रिपेयर, मेरे साथ साथ बोलो, प्रिपेयर द ऑर्गेनाइजेशन टू फेस द फ्यूचर। दोबारा बोलो, प्रिपेयर द ऑर्गेनाइजेशन टू फेस द फ्यूचर। यानी कि लोग जो हैं कीपैड वाले फोन से टच स्क्रीन पे आ रहे थे, तो मैं प्रिपेयर करता कंपनी को, नोकिया कंपनी को, टू फेस द फ्यूचर। और उसके साथ साथ एक काम और करता, नई अपॉर्चुनिटीज भी ढूंढता। क्या मैं ढूंढता, नई अपॉर्चुनिटीज भी ढूंढता, और किस तरीके से उसको रीच आउट कर पाते। जैसे सैमसंग ने करा सर, सैमसंग ने फोन बनाया, सैमसंग ने टैबलेट भी बनाने शुरू करे, नोकिया ने टैबलेट नहीं बनाए, टैबलेट का अपना एक मार्केट है। तो नई अपॉर्चुनिटीज ढूंढते और मींस टू रीच देम। फिर जैसे सैमसंग ने
ये फ्लैगशिप फोन निकालने शुरू करे बढ़िया बढ़िया से। एस सीरीज उसकी निकली, अभी भी एस सीरीज ही चल रही है। और उसके बाद फिर उसने देखा कि नहीं, Xiaomi जो है कम में लेकर आया, तो वो कम मतलब एम सीरीज अपनी लेकर आया, जिसमें वो थोड़ा सस्ते में भी मोबाइल देने लग गया। यानी कि अगर मैं, ठीक है, तो एक बार अपनी आंखें बंद करके याद करो, मैं नोकिया कंपनी का सीईओ हूं, मेरे सामने दिक्कतें आ रही हैं, एंड्रॉइड आ रहा है, तो भाई मैं कहूंगा टच स्क्रीन से निकलो, अब सॉरी कीपैड से निकलो, अब टच स्क्रीन पे आओ। यानी प्रिपेयर करो ऑर्गेनाइजेशन को टू फेस द फ्यूचर, प्रिपेयर द ऑर्गेनाइजेशन टू फेस द फ्यूचर। उसके साथ साथ न्यू अपॉर्चुनिटीज भी फाइंड करो और मीन्स टू रीच देम। न्यू अपॉर्चुनिटीज, मेरे साथ साथ कहिए, फाइंड आउट न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड मीन्स टू रीच देम। बताओ बात समझ आई? तो पहला काम तो मैं ये करता। दूसरा मैं क्या करता सर, देखो, हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोएक्टिव। मतलब क्या सर, आपको पहले से ही काम करना है। देखो जरा क्या लिखा है, हम पहले से ही सिम्बियन से एंड्रॉइड पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। यानी जैसे ही मार्केट चेंज हुई तो प्रोएक्टिवली काम करो। ऐसे नहीं पहले हम देखेंगे, हम सोचेंगे कि कितने लोग एंड्रॉइड पे काम कर रहे हैं, एंड्रॉइड नया आया है, लोगों को पसंद आता है या नहीं आता, फिर हम जाके एंड्रॉइड पे शिफ्ट होंगे। नहीं, मैं कंपनी का सीईओ हूं, मुझे पता चला यार एंड्रॉइड बढ़िया चीज है, यूजर इंटरफेस तगड़ा है इसके अंदर, हमारा सिम्बियन वाला जो है, नोकिया का जो सिम्बियन जो सॉफ्टवेयर था उस पर नहीं चल पा रहा। तो क्या करो, प्रोएक्टिव होके पहले से ही, ऐसा नहीं इंतजार करो मार्केट में कि हाँ अभी बनेगा। और नोकिया तो एंड्रॉइड पे आया भी नहीं, वो तो माइक्रोसॉफ्ट उसमें चला गया था, विंडोज में वो भी नहीं चला। तो प्रोएक्टिवली काम कर रहा है, याद रखना ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव का मतलब है कि भाई पहले से ही आप इन्वायरमेंट के चेंजेस को भाप लो और चेंज होने से पहले ही अपने आप को चेंज कर लो। चेंज होने से पहले ही अपने आप को, मतलब इन्वायरमेंट के चेंज होने से पहले अपने आप को चेंज कर लो, ताकि वो इन्वायरमेंट का असर, चेंज इन इन्वायरमेंट का असर आपके ऊपर कम से कम हो। मतलब सर देखो क्या लिखा हुआ है, पढ़ो। देखो, हम पहले से ही सिम्बियन से एंड्रॉइड पे शिफ्ट हो जाना चाहिए था, हमें पहले से ही सिम्बियन से एंड्रॉइड पे शिफ्ट हो जाना चाहिए था। मतलब ऐसा वेट नहीं करना चाहिए था कि अच्छा लोग अब आएंगे अब हम करेंगे, नहीं, प्रोएक्टिव होके पहले से ही डिसीजन लेना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू चेंजेस इन एनवायरनमेंट। तो क्या है सेकंड पॉइंट, हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू बी प्रोएक्टिव। पॉइंट नंबर 2, हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू बी प्रोएक्टिव। यानी कि सर अगर मैं कंपनी का स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के लिए मुझे कंपनी ने अपॉइंट करा होता और मैं कंपनी का, नोकिया कंपनी का सीईओ होता, तो सबसे पहले तो मैं ये काम करता, मैं कहता टच कीपैड से टच स्क्रीन पे आओ, क्योंकि अब उसी का फ्यूचर है। यानी कि प्रिपेयर करता ऑर्गेनाइजेशन टू फेस फ्यूचर, और अपॉर्चुनिटीज ढूंढता नई नई, और उनको अचीव करने के रास्ते भी देखता। फिर मुझे पता था सर देखो कि अब मार्केट चेंज हो रही है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट या इन्वायरमेंट बदल रहा है, चाहे इंटरनल हो एक्सटर्नल हो, तो मैं प्रोएक्टिवली काम करता। यानी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को यूज करके प्रोएक्टिवली काम करता। पहले घटना घटित हो जाती, उससे पहले मुझे काम करना है, दैट इज प्रोएक्टिव। रिएक्टिव होता है कि घटना हो गई है अब आप काम कर रहे हो, दैट इज रिएक्टिव। इसको हम पढ़ेंगे, मैं लिखवाऊंगा भी डिटेल में। चलो, तो पॉइंट नंबर 2 आया सर, हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू बी प्रोएक्टिव। हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू बी प्रोएक्टिव, यानी कि सिम्बियन से पहले ही किस पे शिफ्ट हो जाओ, हाँ, एंड्रॉइड पे। थर्ड है सर, थर्ड है प्रोवाइड फ्रेमवर्क फॉर ऑल मेजर डिसीजन। यानी अब क्या करना है सर, अब देखो जब हमने ये काम कर लिया, अब मुझे मेजर डिसीजन लेने हैं कि क्या माइक्रोसॉफ्ट से बात करी जाए या एंड्रॉइड गूगल से बात करी जाए, कि भाई अब मुझे एंड्रॉइड पे शिफ्ट होना है। प्रोवाइड फ्रेमवर्क फॉर ऑल मेजर डिसीजन, यानी आपने प्रोएक्टिवली सोच लिया, अब आपको डिसीजन भी तो लेने हैं, तो डिसीजन के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार होता है। फ्रेमवर्क क्या होता है सर, फ्रेमवर्क होता है, देखो बात समझो, फ्रेमवर्क होता है कि एक आपको डिटेल दे दी है चीजों की। फ्रेमवर्क का मतलब होता है चीजों की डिटेल दे देना कि ये ऐसे काम होगा, दैट इज कॉल्ड योर फ्रेमवर्क। तो अगर मेजर डिसीजन लेने हैं तो उसका एक फ्रेमवर्क हो जाएगा। फ्रेमवर्क में सारी डिटेल्स होंगी, क्या प्रॉज और क्या कॉन्स होंगे इस डिसीजन के। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से आप अगर नोकिया कंपनी के सीईओ हो तो आपको एंड्रॉइड पे शिफ्ट होना है। अब आपको एंड्रॉइड पे शिफ्ट होने के लिए मेजर डिसीजन चाहिए। अब डिसीजन लेने के लिए आपको प्रोज एंड कॉन्स चाहिए, यानी आपको क्या चाहिए, फ्रेमवर्क चाहिए। क्या चाहिए सर, फ्रेमवर्क चाहिए। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या करता है सर, मेरे साथ साथ कहेंगे, प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क
फॉर ऑल मेजर डिसीजन। एक बार दोबारा मेरे साथ कहेंगे, प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क फॉर ऑल मेजर डिसीजंस। मुझे बताओ आपको ये 3 पॉइंट समझ आए? बिल्कुल सर। इन 3 पॉइंट्स को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं सर। पहले जो 3 पॉइंट्स पढ़े उनको रिवाइज करते हैं। कुल मिला के कितने पॉइंट्स है सर? 7 पॉइंट्स है। तो पहला पॉइंट था सर, पहला पॉइंट देखिए, प्रिपेयर द ऑर्गेनाइजेशन फॉर टू फेस फ्यूचर। तो सर पहला पॉइंट है प्रिपेयर द ऑर्गेनाइजेशन टू फेस फ्यूचर। पढ़ो जरा इसमें क्या लिखा है सर। इसमें लिखा है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सीक्स टू प्रिपेयर द ऑर्गेनाइजेशन टू फेस द फ्यूचर। यानी कि भाई फ्यूचर में क्या होने वाला है उसके लिए हम पहले से ही क्या करेंगे, तैयारी कर सकते हैं। एंड एक्ट एज पैथ फाइंडर। और क्या है सर, एक पाथ फाइंडर हमें मिल सकता है, यानी कि हमें जो हम ढूंढ रहे हैं उसको फाइंड कर सकते हैं। किस चीज को ढूंढ रहे हैं सर? हम अपॉर्चुनिटीज को ढूंढ रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन आर एबल टू आइडेंटिफाई द अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज। यानी कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से जब हम तैयार कर देंगे नोकिया कंपनी को टू फेस द फ्यूचर, उससे हमें हेल्प मिलेगी क्या चीज के लिए सर? टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज। यानी कि जो अपॉर्चुनिटीज है उनको आइडेंटिफाई करना, और मींस टू रीच देम। मुझे बताओ क्या ये पूरा पैराग्राफ अब आप समझ सकते हो? सर इसी लैंग्वेज में लिखना है? नहीं, पर 80-90% आपका मिलता जुलता होना चाहिए। तो आप इसको दोबारा पढ़ोगे ना, हालांकि मैं लिखवाऊंगा भी, आप इसको पढ़ोगे और इसको जब लिखोगे अपने हाथों से तब आपको और अच्छे से याद हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या था सर? उसके बाद ये था हमें शिफ्ट होना था। कहां से? हमें सिम्बियन से एंड्रॉइड पे शिफ्ट होना था। और कैसे शिफ्ट होना था? प्रोएक्टिवली। कैसे शिफ्ट होना था? प्रोएक्टिवली। यानी कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या करता है सर? हेल्प करता है। हेल्प करता है, किस लिए हेल्प करता है? ताकि ऑर्गेनाइजेशन प्रोएक्टिवली काम कर सके इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव। यानी रिएक्टिव, घटना घटित होने के बाद अगर आप काम कर रहे हो, दैट इज रिएक्टिव। और घटना घटने से पहले आपको अगर अंदाजा हो गया है और पहले आपने मार्केट में धूम मचा दी, पहले प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया या पहले अपने आप को बदल दिया, दैट इज प्रोएक्टिव। तो हमेशा क्या काम करना चाहिए सर? हमें हमेशा प्रोएक्टिव काम करना चाहिए, रिएक्टिव नहीं करना चाहिए। जैसे सर हम आर्टिकलशिप में जब जाएंगे तो आर्टिकलशिप में कभी कभी है ना, ऐसा होगा कि हमें मेल दे दी जाएगी और एक ऑफिस की मेल होगी। ऑफिस की मेल पे अगर कोई मेल आती है और क्लाइंट कोई डिटेल मांगता है और हम सोचते हैं यार हमें उससे थोड़ी ना मांगे, और भी तो बहुत लोग हैं वो दे देंगे। फिर आपका जो बॉस है, आपका सीए आके आपको कहता है, सबको डांट लगाता है कि भैया तुम दिख नहीं रहे, क्लाइंट जब डेटा मांग रहा है उसने 1 बार 2 बार 3 बार मेल कर दी, फिर भी आप उसको डेटा नहीं दे रहे हो, तो भैया ये गलत नहीं है, आपको ध्यान रखना चाहिए। अब आप एक दूसरे को बोल रहे हो सर उसने नहीं देखा, उसने नहीं देखा, जैसे हम करते हैं। तो आपको प्रोएक्टिवली काम करना है। जैसे मेल आई, आपको लगा कोई नहीं कर रहा, मैं फटाफट से कर दूं इसको, भले उसका क्रेडिट आपको मिले या नहीं मिले, पर प्रोएक्टिवली आपको होना चाहिए। तो ये कह रहा है कि भाई हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू बी प्रोएक्टिव इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव। अब क्या है सर? इन शेपिंग इट्स फ्यूचर, ताकि अपना फ्यूचर वो बना सके। फिर आगे क्या लिखा है? ऑर्गेनाइजेशन आर एबल टू एनालाइज एंड टेक एक्शंस इंस्टेड ऑफ बीइंग स्पेक्टेटर्स। यानी आप रिएक्टिव नहीं, रिएक्टिव होता है स्पेक्टेटर्स की, घटना घट गई अब काम करेंगे, तो आप स्पेक्टेटर हो गए नहीं, आप स्पेक्टेटर यानी कि दर्शक की जगह आप क्या करोगे? आप एनालाइज करोगे और एक्शन लोगे। देयर बाय दे आर एबल टू कंट्रोल देयर ओन डेस्टिनी। इससे आप अपनी या कंपनी अपनी डेस्टिनी को कंट्रोल कर सकती है इन अ बेटर मैनर। इट हेल्प्स देम इन वर्किंग विद अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस। अनएक्सपेक्टेड और अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस से लड़ने की ताकत भी इनको मिल जाएगी। ठीक है? ऑफ एनवायरमेंट एंड शेपिंग इट इंस्टेड ऑफ गेटिंग कैरिड अवे बाय द टर्बुलेंस। ऐसे नहीं है कि फ्लो के साथ आप बह रहे हो, आप फ्लो के विरुद्ध जाके प्रोएक्टिवली होके काम करोगे। मुझे बताओ इस पूरे पैराग्राफ में कहीं कोई दिक्कत? बताओ समझ आया? इसको एक बार दोबारा पढ़ोगे अपने आप से तो और क्लियरिटी होगी, और आपको थोड़ा बहुत याद तो करना ही पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्या था सर? तीसरा था फ्रेमवर्क मिलेगा हमें। क्या मिलेगा? फ्रेमवर्क। या मेजर डिसीजन लेने हैं, हम गूगल के पास गए और उससे पूछा कि भैया अपना एंड्रॉइड दोगे या नहीं दोगे, तो फ्रेमवर्क चाहिए, क्या प्रोज एंड कॉन्स इसके हो सकते हैं। अब जरा पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। सर लिखा है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट
प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क, इससे क्या मिलता है सर, हमें फ्रेमवर्क मिलता है ऑफ ऑल मेजर डिसीजंस ऑफ एन एंटरप्राइज। हमें क्या मिलता है सर, इसमें फ्रेमवर्क मिलता है। फ्रेमवर्क मिलता है किस लिए, मेजर डिसीजन लेने के लिए, सच एज डिसीजन ऑन बिजनेस प्रोडक्ट। हम किस किस पे डिसीजन लेंगे सर, अपने बिजनेस के लिए, अपने प्रोडक्ट्स के लिए, अपनी मार्केट के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज के लिए, इन्वेस्टमेंट्स के लिए एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के लिए। बात समझ आई। इट प्रोवाइड्स बेटर गाइडेंस टू एंटायर ऑर्गेनाइजेशन ऑन द क्रूशियल पॉइंट व्हाट इज ट्राइंग टू अचीव। भाई हम क्या अचीव करना चाहते हैं, मेजर डिसीजन। बताओ मेजर डिसीजन किस चीज के लिए है सर, मेजर डिसीजन का पहले तो फ्रेमवर्क मिलेगा, हेल्प करता है फ्रेमवर्क प्रोवाइड करने में, प्रोवाइड करता है फ्रेमवर्क। मेजर डिसीजन क्या हो गया सर, इन्वेस्टमेंट मेजर डिसीजन होता है, और प्रोडक्शन मेजर डिसीजन होता है, और डिस इन्वेस्टमेंट मेजर डिसीजन होता है, मर्जर मेजर डिसीजन होता है, और सर जैसे कि हमारा न्यू मार्केट मेजर डिसीजन होता है, न्यू प्रोडक्ट मेजर डिसीजन होता है। उसके साथ साथ क्या मतलब सर, उसके साथ साथ हमें बेटर गाइडेंस भी मिलती है। क्या मिलती है सर, बेटर गाइडेंस भी मिलती है टू एंटायर ऑर्गेनाइजेशन ऑन क्रूशियल पॉइंट। यानी अगर कोई ऐसा क्रूशियल पॉइंट आता है, हमें लगता है कि भैया यहां तो बड़ी गड़बड़ हो गई है, तो उसके लिए भी फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। मुझे बताओ बात समझ आई या नहीं आई। बिल्कुल सर, बात समझ आ गई। तो ये तीन चीजें थी जो हमने सबसे पहले पढ़ी। बताओ सबसे पहले क्या था सर, अगर हम नोकिया कंपनी के सीईओ होते, क्योंकि नोकिया कंपनी को स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस नहीं पता थी, अगर हम नोकिया कंपनी के सीईओ होते तो हम प्रिपेयर करते ऑर्गेनाइजेशन टू फेस द फ्यूचर, प्रिपेयर करते ऑर्गेनाइजेशन टू फेस द फ्यूचर। उसके बाद हम क्या करते सर, प्रोएक्टिवली काम करते, हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू बी प्रोएक्टिव, हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू बी प्रोएक्टिव। मेरे साथ साथ बोलना है। तीसरा क्या करते, गूगल के पास जाके कहते कि भाई अब हमें एंड्रॉइड चाहिए, मेजर डिसीजन है, उसका फ्रेमवर्क कौन देगा सर, फ्रेमवर्क देगा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, यानी कि प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क फॉर ऑल मेजर डिसीजंस। चल, तो 7 काम करने हैं, 3 खत्म हो गए। चौथा क्या है सर, चौथा है फिर मैं यानी आप जो है डायरेक्ट करते कंपनी को कि भैया अब हमने सारे मेजर डिसीजन ले लिए, अब डायरेक्ट करा कंपनी को कि भाई सिम्बियन से किस पे शिफ्ट हो जाओ, एंड्रॉइड पे। फिर कंपनी को कॉम्पिटेटिव एज मिलती, यानी अब हम किस पे शिफ्ट हो गए, एंड्रॉइड पे, इससे हमें कॉम्पिटेटिव एज मिलेगी, यानी हम अपने कॉम्पिटिटर से ना थोड़ा ऊपर निकल सकते हैं, एज एकदम कांटे की टक्कर। फिर सिम्बियन से जो मिस्टेक हुई थी उनको सॉल्व करते, यानी कि अपना सॉफ्टवेयर क्या करते सर, अपडेट करते। भाई सिम्बियंस पे हमारी जो जो गलतियां थी उनको हम ठीक करेंगे, और लास्ट में बिजनेस लॉन्ग टर्म तक सही रन करे प्रॉफिट में, उसका हम इंतजाम करें। यानी अब चौथा पॉइंट क्या आया सर, चौथा पॉइंट आया कि भाई हमने मेजर डिसीजन ले लिए, अब मुझे डायरेक्शन भी तो देनी है अपने एम्प्लॉइज को, अपने वर्कर को, कि भैया देखो सिम्बियन हो गया आउटडेटेड, अब आ जाओ एंड्रॉइड पे। तो एंड्रॉइड पे आने का मतलब है कि भैया अब आपको ऐसे काम करना पड़ेगा। अब अपने आईटी वालों को समझा दो, अब एप्लीकेशन जो है सिम्बियन पे नहीं चलने वाली, अब आ गया है एपीके का जमाना, एंड्रॉइड का जमाना आ गया है। तो जरा देखो हम क्या करेंगे सर, हम डायरेक्ट करेंगे कंपनी को, क्या करेंगे सर, डायरेक्ट करेंगे कंपनी को टू डायरेक्शन टू द कंपनी। पढ़ो जरा क्या लिखा है, द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट गिव्स अ डायरेक्शन टू द कंपनी टू मूव अहेड। आगे बढ़ो कि आप सिम्बियन पे आ जाओ। इट हेल्प्स डिफाइन द गोल एंड मिशन। इससे क्या है सर, गोल और मिशन डिफाइन होंगे। गोल और मिशन को हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, मिशन बहुत आगे की बात होती है और गोल उससे थोड़े से पहले की बात होती है। इट हेल्प्स मैनेजमेंट टू डिफाइन रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव, यानी ऑब्जेक्टिव आपके रियलिस्टिक होने चाहिए, एंड गोल्स विच आर इन लाइन विद द विजन ऑफ द कंपनी। और ये कंपनी का जो विजन है, जो वो दूर तक देख पा रही है, उससे मिलता जुलता या उसी के ऊपर ही होना चाहिए। यानी सिंपल है भैया, आप कंपनी को डायरेक्शन देंगे और उसके लिए बातें कर रहा है, ये करेंगे वो करेंगे सब चीजें, कि मिशन होना चाहिए, गोल डिफाइन होगा, रियलिस्टिक होने चाहिए और इन लाइन होने चाहिए विद द मिशन ऑफ विजन ऑफ द कंपनी। अब मैं क्या करूंगा सर, कंपनी को कॉम्पिटिटिव एज मिलेगी इससे। आगे बढ़ो, डेवलप सर्टन कोर कॉम्पिटेंसी एंड कॉम्पिटिटिव एज, यानी कि सर अब क्या होगा, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू डेवलप सर्टन कोर कॉम्पिटेंसी। अब क्या है, हम जब एंड्रॉइड लेकर आ जाएंगे तो हमारे पास कुछ कोर कॉम्पिटेंसी तो है, क्योंकि हमारे जो फोन है नोकिया का सबसे मेन पॉइंट क्या था, मेन सबसे इंपॉर्टेंट
सर नोकिया का है ना जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छा जो एक प्रॉस था, उसका बेनिफिट जो हमें मिलता था, एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक आप कह सकते हो कि सर उसके फोन जो थे वो बहुत ज्यादा ड्यूरेबल थे। उसको फेंक के मारते थे, चिथड़े हो जाते थे, बैटरी निकल गई, सब कुछ निकल गया, उसको लगाते थे सर ऑन हो जाता था। ठीक है, तो यानी कि कोर कंपिटेंसी, इसको कहते हैं कोर कंपिटेंसी। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हेल्प ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हेल्प ऑर्गेनाइजेशन, एक काम करता हूं, देखो जरा, आइए देखें क्या लिखा है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू डेवलप कोर कंपिटेंसी। तो पॉइंट क्या आया सर, कोर कंपिटेंसी, और उसके साथ साथ क्या सर, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। यानी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से दो चीजें मिल गई, कोर कंपिटेंसी, हमारे फोन बहुत ड्यूरेबल है, और कॉम्पिटेटिव एज, क्योंकि अब हम एंड्रॉइड पे आ गए हैं, अब हम कॉम्पिटिशन दे सकते हैं। दैट वुड फैसिलिटेट, इससे हमें क्या है, फैसिलिटेट का मतलब होता है हेल्प, फैसिलिटेट का मतलब होता है हेल्प, इससे हमें हेल्प मिलेगी। हेल्प मिलेगी किस चीज में हेल्प मिलेगी, दैट वुड फैसिलिटेट असिस्ट इन फाइट फॉर एंड फाइट फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ। इससे हमें क्या होगा, एक तो हमारा कोर कंपिटेंसी है, मोबाइल बहुत ड्यूरेबल है, बहुत बढ़िया है, गिरेगा टूटेगा नहीं, टूट भी गया तो जुड़ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा, कॉम्पिटेटिव एज मिला, क्यों, क्योंकि अब हम किस पे आ गए, हम आ गए एंड्रॉइड पे। इससे हमें क्या होगा सर, हेल्प मिलेगी ताकि हम फाइट कर सके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, बहुत लोग हैं, Xiaomi आ गया, Vivo आ गया, सबसे फाइट करेंगे, और उसके साथ मार्केट में सर्वाइव भी करेंगे और ग्रो भी करेंगे, मार्केट में सर्वाइव भी करेंगे और ग्रो भी करेंगे। चलो, उसके बाद हम क्या करेंगे सर, उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि भाई हम क्या करेंगे, अपडेट करेंगे अपना सॉफ्टवेयर, सिम्बियन से जो मिस्टेक्स हुई, यानी पुराने सॉफ्टवेयर से जो मिस्टेक हुई उनको करेक्ट करेंगे, यानी कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट मिस्टेक। आओ जरा पढ़ो, कह रहा है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सर्व एज अ कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म। इससे हमें डिफेंस मैकेनिज्म मिलता है, हमारी एक शील्ड बनी रहती है, किस लिए, अगेंस्ट मिस्टेक, क्योंकि इसमें मिस्टेक के चांसेस कम होते हैं। सर क्यों, क्योंकि सर सिंपल है ना, देखो आपने बताया कि फ्रेमवर्क प्रोवाइड होगा, और फ्रेमवर्क में प्रोज एंड कॉन्स सारे लिखे होंगे, तो फ्रेमवर्क अगर मिल गया, मुझे पता है प्रोज क्या है, मुझे पता है कॉन्स क्या है, फायदा और नुकसान दोनों पता है, तो मेरे मिस्टेक के चांसेस कम हो जाते हैं। ऐसे नहीं होते, कम हो जाते हैं। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सर्व करता है क्या सर, डिफेंस मैकेनिज्म, क्या, डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट मिस्टेक एंड पिटफॉल्स। इट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू अवॉइड कॉस्टली मिस्टेक। भाई कॉस्टली मिस्टेक अवॉइड हो जाती है। नोकिया ने बड़ी दिक्कत करी, एंड्रॉइड पे नहीं आया, अपना सिस्टम अपडेट नहीं करा, बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। जहां उसका मार्केट शेयर 90% हुआ करता था, लोग आंख बंद करके नोकिया खरीदते थे, क्यों, कोर कंपिटेंसी थी, ड्यूरेबल था, टूटता नहीं था। लेकिन वही घटके धीरे 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 करके वो 20% पे आ गया। क्यों, क्योंकि सर अपनी मिस्टेक को ठीक नहीं करा, यानी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस नहीं पता थी उसको। किसमें कॉस्टली मिस्टेक करी, प्रोडक्ट, मार्केट चॉइसेस और इन्वेस्टमेंट। उसने क्या गलती करी सर, उसको जाना चाहिए था एंड्रॉइड पे, कि भैया एंड्रॉइड का जमाना है, लोग एपीके एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं। वो चला गया किस पे, विंडोज पे। उसने कहा हम तो जाएंगे विंडोज पे। एक्चुअली है ना, नोकिया को थोड़ा घमंड हो गया था कि हम तो टॉप पे हैं, अब हमें कोई हिला नहीं सकता, ये बड़ी दिक्कत हो गई थी। तो वही था कि भैया आपकी मिस्टेक थी, कॉस्टली मिस्टेक थी, आपको विंडोज पे ना जाके अगर आप उस टाइम भी एंड्रॉइड पे चले जाते तो भी हो सकता था कि आज आपका सर्वाइवल हो जाता और धीरे धीरे ग्रोथ भी होती। अच्छा, लास्ट में क्या था सर, लास्ट में आप बिजनेस को बढ़ाओ। अब तो भाई सब कुछ हो गया है, लॉन्ग टर्म में क्या करना है, प्रॉफिट कमाना है। यानी 7वां पॉइंट है, हेल्प टू एनहेंस द लॉन्गेटिविटी, यानी कि बिजनेस जो है लंबे समय तक चले। ठीक है, यानी कि हम कहते हैं ना कि वो दीर्घ आयु भव, कि भैया लंबे समय तक चलो और जिंदा रहो। तो बिजनेस जब ऐसी सब चीजें करेगा, फ्रेमवर्क मिलेगा उसको, कोर कंपिटेंसी होगी, कॉम्पिटिटिव एज होगा, तो क्या होगा, हेल्प टू एनहेंस लॉन्गेटिविटी ऑफ द बिजनेस। पढ़ो जरा क्या लिखा है मेरे साथ साथ, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हेल्प्स टू एनहेंस द लॉन्गेटिविटी ऑफ द बिजनेस। ऑब्वियस बात है भाई, ये 6 काम करोगे तो बिजनेस आपका लंबे टाइम तक चलेगा ही, क्योंकि सर्वाइवल भी होगा और ग्रोथ भी होगी। विद द स्टेट ऑफ कंपटीशन एंड डायनामिक इन्वायरमेंट, यानी इन्वायरमेंट डायनामिक है, अब तो वैसे ही टेक्नोलॉजिकली इतनी चेंजेस आ रहे हैं, इतना डायनामिक हो चुका है। कभी एआई आ रहा है, अब देखो एआई आने के बाद ये
सैमसंग एआई अपना लेकर आ गया कि फोटो खींच रहे हो, अगर आप फोटो में बैकग्राउंड में कोई लोग खड़े हैं उसको अब एआई हटा देगा, फिर एआई आपकी फोटो एनहेंस कर देगा, एआई आपकी फोटो में चेंजेस कर देगा, एआई आपकी वीडियोस में चेंजेस कर देगा, एआई आपके लिए बहुत सारा काम कर देगा। तो क्या है, डायनामिक इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा है। तो भैया बिजनेस को लॉन्ग टर्म तक लेके जाने के लिए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हेल्प करती है। इट मे बी चैलेंजिंग फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू सर्वाइव इन द लॉन्ग रन। यानी अगर अगर आपका इन्वायरमेंट इतना डायनेमिक है तो भाई अगर आपकी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अच्छी नहीं है तो आप लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव नहीं कर पाओगे। बात बताओ समझ आई? हाँ सर बात समझ आ गई। तो कुल मिला के सर कितने पॉइंट्स पढ़े हमने? सर कुल मिला के हमने टोटल 7 पॉइंट्स पढ़े। कितने पॉइंट्स पढ़े सर? 7 पॉइंट्स। आओ जरा एक बार बुक में से पढ़ लो। द इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एसेंशियली लाइज इन अनेबलिंग एन ऑर्गेनाइजेशन टू परफॉर्म बेटर देन इट कॉम्पिटिटर्स, ये मैंने आपको बताया, एंड इट्स ओन पास्ट एंड प्रेजेंट परफॉर्मेंस, ये हमने लिख लिया। दैट इज डिलीवरिंग सुपीरियर रिटर्न टू द इन्वेस्टर, यानी इन्वेस्टर को बढ़िया कमा के दे रहे हो आप, सुपीरियर वैल्यू, उसके शेयर की वैल्यू बढ़ा रहे हो, ठीक है, और कस्टमर को भी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स दे रहे हो, एंड सुपीरियर परफॉर्मेंस विज अ विज, मतलब उसके साथ साथ एक्सपेक्टेशन ऑफ द इंप्लॉय गवर्नमेंट सप्लायर, इनकी भी एक्सपेक्टेशन आप पूरी कर रहे हो। ऑब्वियस बात है भाई, कंपनी जो है एक बहुत बड़ी चीज है, कंपनी कमाएगी तो शेयर होल्डर कमाएंगे, इन्वेस्टर कमाएंगे, कंपनी के जो हेड हैं टॉप मैनेजमेंट कमाएगा, मिडिल लेवल कमाएगा, यहां तक कि इंप्लॉय को भी उसका बेनिफिट मिलेगा। आगे पढ़ो। एन ऑर्गेनाइजेशन वर्क इज हाईली अफेक्टेड बाय चेंजेस इन द इन्वायरमेंट। भाई ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का अगर इन्वायरमेंट में देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन्वायरमेंट दो तरह के होते हैं सर, एक होता है इंटरनल और दूसरा होता है एक्सटर्नल। इसके ऊपर प्रॉपर चैप्टर है, इंटरनल का अपना चैप्टर है, एक्सटर्नल का अपना चैप्टर है। तो कह रहा है ऑर्गेनाइजेशन वर्क इज हाईली अफेक्टेड बाय चेंजेस इन द इन्वायरमेंट। ऑब्वियस बात है, जैसे इन्वायरमेंट चेंज हुआ, जैसे सर कोरोना आया, जैसे सर टेक्नोलॉजी चेंज हुई, जैसे सर यूएसए और क्या कहते हैं, यूएसए ने सैंक्शन लगाने शुरू कर दिए, जैसे अभी यूएसए जो है वो टैरिफ लगा रहा है, ठीक है, ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। बड़े बिजनेस के अंदर भाई कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही भाई रशिया और ये जो दूसरी कंट्री है यूक्रेन, इनकी लड़ाई हो गई, तो भैया जितने लोग, मान लो कोई पर्सन था इंडिया में और वो अपना माल सप्लाई करता था यूक्रेन में, उसका तो धंधा बंद हो गया। तो क्या उसको जब आशंका थी कि ऐसा होने वाला है तो उसको प्रोएक्टिवली काम करना चाहिए था? ऐसा नहीं है कि वो सोचे कि यार जब होगा तब देखा जाएगा। उसको क्या करना चाहिए था सर? प्रोएक्टिवली काम करना चाहिए था, और उसको रशिया के साथ या यूक्रेन के साथ कोई दूसरी कंट्री में भी ढूंढना चाहिए, या अपनी कंट्री में प्रोडक्ट में चेंजेस करके उसको कुछ ना कुछ करना चाहिए। नहीं करा, और अगर वो देखा लड़ाई हो गई शुरू और अब वो सोच रहा है अब मैं करूं, तो उसको कहेंगे रिएक्टिव, और रिएक्टिव आपको दिक्कत देता है। प्रोएक्टिवली आपका काम बढ़िया हो जाता है। फिर कह रहा है विच कैन हैव अ बिग इंपैक्ट ऑन इट्स ऑपरेशंस। बिल्कुल उसके ऑपरेशंस पे बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा अगर इन्वायरमेंट में चेंज आता है तो। दीज चेंजेस कैन कम फ्रॉम आउटसाइड द कंपनी, यानी एक्सटर्नल हो सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट के रूल हो गए, न्यू कॉम्पिटिटर आ गया मार्केट में, मार्केट ट्रेंड, ठीक है, और कैन बी इंट्रोड्यूस इनसाइड द कंपनी, और ये कंपनी के अंदर भी हो सकते हैं, बाय इट्स मैनेजर्स लाइक न्यू पॉलिसीज और रीस्ट्रक्चरिंग। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं आपको कि अभी जो मार्केट के अंदर सॉफ्ट ड्रिंक जो है वो एक तो कोका कोला और दूसरा पेप्सी, ये बाकी इनके ब्रांड है, फैंटा, मिरिंडा, लिम्का, सब इनके ब्रांड है। लेकिन अब एक बहुत नया ब्रांड आ चुका है और बहुत जल्दी धीरे धीरे मार्केट में पकड़ बनाता जा रहा है। क्या आप बता सकते हो उसका नाम क्या है? हाँ बिल्कुल सही, लाहौरी जीरा। अब लाहौरी जीरा में क्या है सर? ऐसा देखो, लाहौरी जीरा में ना टेस्ट जो है वो थोड़ा सा इंडियन है, यानी स्पाइसेस हैं, क्योंकि इंडिया में स्पाइसेस खाने की आदत है, तो उसमें जीरे का टेस्ट है और थोड़ा मसालों का टेस्ट है, जो कोक और पेप्सी में नहीं है। तो कोक और पेप्सी आप कह सकते हो कि यंगस्टर्स में ज्यादा है, लेकिन जो थोड़े से एज होगी, जैसे मेरे से थोड़े बूढ़े लोग हैं, उनको ये लाहौरी, हालांकि मैं नहीं पीता, लेकिन उनको ये लाहौरी जीरा अच्छा लगता है कि नहीं, थोड़ा इसमें से अपनापन का टेस्ट आ रहा है। अब क्या होगा, अभी तो देखो कोक और पेप्सी को कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इनका मार्केट शेयर बहुत बड़ा है, लेकिन धीरे धीरे जब ये लाहौरी जीरा और बड़ा होता जाएगा तो कोक और पेप्सी सेम अपना ब्रांड निकाल देंगे, लाहौरी जीरा जैसा ही अपना एक सॉफ्ट ड्रिंक और निकाल देंगे, पक्का निकाल देंगे, 100% देखना। चलो, तो कितने पॉइंट थे सर? टोटल 7 पॉइंट थे।
डायरेक्शन सबसे पहला पॉइंट था सर, सबसे पहला पॉइंट था हम उसको फ्यूचर के लिए सबसे पहला था ये प्रिपेयर द ऑर्गेनाइजेशन। ये मैंने सीक्वेंस में वैसे लिखा है जैसे बुक में था, लेकिन हम याद ऐसे करेंगे। तो पहला पॉइंट मेरा क्या है, प्रिपेयर द ऑर्गेनाइजेशन टू फेस फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज, बिल्कुल। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या था सर, सेकंड पॉइंट देखो याद करो, सेकंड पॉइंट था हमारा हमारा सर हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू बी प्रोएक्टिव। देखो यहां पे हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू बी प्रोएक्टिव, ये रहा पॉइंट नंबर 2 कि भाई प्रोएक्टिव होना है इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव। उसके बाद क्या था सर, उसके बाद फ्रेमवर्क था कि भाई मेजर डिसीजन है उसका फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। उसके बाद क्या था सर, कोर कॉम्पिटेंसी और कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिलेगा। फिर सर कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म मिल जाएगा हमें से, और हम लॉन्गेटिविटी यानी अपना बिजनेस लॉन्ग टर्म तक बढ़ा सकते हैं। ये सब आपको अच्छे से याद करना है, ये अच्छे से आपको लिखना भी है, मैं आपको बताऊंगा आपको क्या क्या लिखना है, ठीक है। चल अब इसके बारे में आगे लिखो, ये हमने यहां तक लिख लिया था, आगे लिखो। द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट दो टाइप के होंगे। पहला, टू क्रिएट कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, ठीक है। इसमें आगे लिखो, सो दैट कंपनी कैन आउट परफॉर्म इट्स कॉम्पिटिटर्स, ठीक है। दूसरा, ये जो मैंने आपको पैरा लिखवाया ना, उसी के अंदर से ही छांट के मैं आपको लिखवा रहा हूं कि क्या चीज है। रिएक्ट टू चेंजिंग environment at right time, ठीक है। चलो अब वो 7 पॉइंट जो थे वो लिखने हैं, ये लिख लिया आपने, लिखो आगे। मेजर बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ठीक है। लिखो इसमें, नोकिया कंपनी की नोकिया कंपनी की नहीं, आगे वो नहीं है जो आप सोच रहे हो, वो लिखो। नोकिया कंपनी की स्ट्रेटेजी सही नहीं, सर ये हिंदी में लिखना है, हाँ हिंदी में लिखना है। नोकिया कंपनी की स्ट्रेटेजी सही नहीं थी, उनको कॉमा डाल के लिखो, उनको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस नहीं पता थी, नहीं नहीं पता थी। नहीं पता थी, क्या हो रहा है। ठीक है,
देख लो इसको, लिखिए इसमें पॉइंट नंबर 1, हमें क्या करना है सर, नोकिया कंपनी वालों को स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस पता नहीं थी। अगर हम या आप उसके सीईओ होते तो क्या करते, तो सर हम प्रिपेयर ऑर्गेनाइजेशन टू फेस फ्यूचर। भाई फ्यूचर के लिए हम प्रिपेयर करते हैं। फ्यूचर मतलब सर, फ्यूचर का मतलब होता है कि जो भविष्य में होने वाली घटनाएं हैं उनके लिए। और इसमें क्या करते हैं सर, हम फ्यूचर में एक तो उसको चीजों से, जो भी घटनाएं थी उससे बचाने की कोशिश करते, फ्यूचर की जो अपॉर्चुनिटीज हैं उसके लिए भी तैयार करते, और हम रास्ते ढूंढते यानी वेज टू ग्रैप दोज अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं सर, हम तैयार करते कंपनी को कि भाई फ्यूचर में चेंजेस होने वाले हैं, उसके लिए तैयार हो जाओ। फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती हैं, उसके लिए भी तैयार हो जाओ। और रास्ते भी ढूंढते, किसके लिए सर, रास्ते भी ढूंढते हम फ्यूचर में होने वाले कोई अगर अपॉर्चुनिटीज है उसको ग्रैब करने के लिए। ठीक है, देखो ये लिखा पहला, प्रिपेयर ऑर्गेनाइजेशन टू फेस फ्यूचर। चल, उसके बाद फिर क्या करते सर, सेकंड था हमारा कि अब हमें पता है कि सर मार्केट में चेंजेस होने वाले हैं, तो सबसे पहले क्या हो जाओ सर, प्रोएक्टिव हो जाओ, प्रोएक्टिव। तो दूसरा पॉइंट है हमारा, पॉइंट नंबर 2 लिखो, हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू बी proactive to be proactive instead of reactive। ठीक है, मतलब भाई घटना घटने से पहले ही आशंका लगा लो, यानी कि एस्टिमेट कर लो कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, और पहले से ही अपने अंदर चेंजेस लेकर आ जाओ। जैसे कि क्या इसमें लिखो सर, प्रोएक्टिव का मतलब क्या होता है, लिखो प्रोएक्टिव, हिंदी में लिखेंगे पहले से ही काम, जैसे कि कोर्स कर लेना, प्लस रिवीजन। यानी कि भैया प्रोएक्टिव है, एग्जाम आने से पहले ही आपको पता है 6 महीने मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया एग्जाम से, और मैंने साथ साथ 2 से 3 बार, कम से कम 4 बार तो मुझे पक्की रिवीजन करनी है। तो 6 महीने पहले मेरा एग्जाम आने से 6 महीने पहले मेरा कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। और रिएक्टिव क्या होता है सर, रिएक्टिव का मतलब डेट शीट आ गई। सर ये लिखना है, हाँ भाई लिखना है, डेट शीट आ गई, कॉमा, अब पढ़ाई शुरू करेंगे। तो ये होता है सर रिएक्टिव। घटना क्या घटी, घटना घटी डेट शीट की, कि डेट शीट आ गई, हमें पता चल गया सर एग्जाम होने वाले हैं, तो हम अब से पढ़ना शुरू करेंगे, दैट इज रिएक्टिव। और एग्जाम हमें पता है कि आने तो है, पहले से ही पढ़ाई शुरू कर दो, दैट इज प्रोएक्टिव। तो हम कंपनी को प्रोएक्टिव बनाएंगे इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव। तो जो हमारा पॉइंट नंबर 2 था, क्या लिखा था, देखो, हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू बी प्रोएक्टिव। ठीक है, अब सर जो आप ये लिखवा रहे हो, क्या यही लिख के, इतना ही लिख के ये हेडिंग्स लिख के हम एग्जाम में आ सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। हेडिंग्स तो लिखनी ही है, याद रखना, हेडिंग्स तो लिखनी ही है, उसके साथ साथ आपको इसके अंदर की भी बातें लिखनी है। सर बिल्कुल एकदम जैसी लैंग्वेज है वैसी लिखनी है? नहीं, मैंने आपको कहा ना 80-90% या 70-80% ले लो, कि 70
टू 80% आपका ये होना चाहिए। ठीक है, 70 से 80% या 80 से 90%, 70 to 80 ही लगा लो, चलो उतना तो कम से कम आपको इस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही लिखना है। और मुश्किल नहीं है, एक दो बार आप पढ़ोगे आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा, और आपको लिख के भी तो करना पड़ेगा बार बार। अच्छा चलो, ये तो हो गया सर। उसके बाद हम क्या करेंगे सर, क्या था उसके बाद जो था ना, पॉइंट नंबर 3 लिखो जरा, पॉइंट नंबर 3। सर पॉइंट नंबर 3 क्या करेंगे सर, पॉइंट नंबर 3 में मुझे बताओ, पॉइंट पॉइंट नंबर 3 में सर क्या है कि अब हमने ये तो सोच लिया कि हम एंड्रॉइड पे जाएंगे, तो उसके लिए हमें मेजर डिसीजन लेने हैं। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या करता है सर, प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क रेडी फॉर ऑल मेजर डिसीजंस। ठीक है, लिखो इसमें सर, फ्रेमवर्क का मतलब क्या है, लिखो फ्रेमवर्क, लिखो इसमें सिस्टम, इसमें क्या होता है सर, सिस्टम ऑफ रूल्स दैट कैन दैट आर चलना यार, दैट आर यूज्ड टू गवर्न गवर्न अ प्रोसेस और डिसीजन। यानी कि सर फ्रेमवर्क होता है जो बताता है कि किस तरीके से आपको काम करना है। तो सेम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मेजर डिसीजन के लिए फ्रेमवर्क देता है। क्या देता है सर, फ्रेमवर्क देता है मेजर डिसीजंस के लिए। तो ये होता है सर फ्रेमवर्क। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट लिखो सर, ये मेजर डिसीजन क्या है, मेजर डिसीजन लिखो जैसे कि चेंज इन प्रोडक्ट, आप प्रोडक्ट में चेंजेस कर रहे हो और सर्विसेज। फिर चेंज इन मार्केट, अपना प्रोडक्ट नई मार्केट में बेच रहे हो, चाइना में बेच रहे हो, यूएस में बेच रहे हो, जापान में बेचने की कोशिश कर रहे हो। क्रूशियल पॉइंट भैया, हमारे यहां पे क्या हो रहा है कि भैया बहुत ही ज्यादा इन्फ्लेशन हो गया है, तो क्रूशियल पॉइंट है अब क्या करें, ये डिफ्लेशन हो गया है, ये क्या होता है सर, क्रूशियल पॉइंट। फिर इन्वेस्टमेंट अगर हमें करनी है तो ये भी हमारे लिए क्या है सर, ये भी हमारे लिए है मेजर डिसीजन। तो मुझे बताओ, तीन बातें समझ आ गई सर, तीन बातें एक बार फिर से रिपीट करते हैं। सबसे पहले तो हम प्रिपेयर करेंगे ऑर्गेनाइजेशन को टू फेस फ्यूचर, फ्यूचर की अपॉर्चुनिटीज भी, और वेज टू अचीव दोज अपॉर्चुनिटीज। उसके बाद सर, उसके बाद जो है सेकंड पॉइंट हमारा, पॉइंट नंबर 2 है कि प्रोएक्टिवली होके काम करना है हमें, रिएक्टिव होके काम नहीं करना है। यानी कि सिम्बियन से एंड्रॉइड पे जल्दी से जल्दी शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि मार्केट चेंज हो रही है। अच्छा, अब भाई शिफ्ट तो होना है, उसके लिए क्या करना है सर, मेजर डिसीजन लेने हैं, और मेजर डिसीजन के लिए फ्रेमवर्क होना जरूरी है। और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हमें प्रोवाइड करता है मेजर डिसीजंस लेने के लिए फ्रेमवर्क को। फ्रेमवर्क क्या है सर, फ्रेमवर्क सिस्टम है जिसमें रूल्स लिखे होते हैं कि किस तरीके से काम करना है, प्रोज एंड कॉन्स लिखे होते हैं चीजों के। अच्छा सर, ये तो हो गया। पॉइंट नंबर 4 क्या था सर, पॉइंट नंबर 4 था हमारा, अब क्या है सर, हमने मेजर डिसीजन ले लिए, अब मुझे डायरेक्शन देनी है किनको, जो मेरे इंप्लॉइज है, मेरे एग्जीक्यूटिव है, उनको डायरेक्शन भी तो देनी है कि भैया अभी तक आप एंड्रॉइड सॉरी सिम्बियन पे काम करते थे, अब एंड्रॉइड पे आ जाओ। तो लिखो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट गिव्स डायरेक्शन डायरेक्शन टू कंपनी। ठीक है, मतलब क्या है सर, इसके अंदर आएंगे सर गोल्स, मिशन, यह हमें पढ़ना है डिटेल में है, और विजन और
रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव्स। क्या मेरे साथ साथ लिख रहे हैं? हाँ सर, आपके साथ साथ हम लिख रहे हैं। चलो, तो हमारे 4 पॉइंट कवर हो गए सर। चौथा पॉइंट है, हमने मेजर डिसीजन ले लिया पॉइंट 3 का। चौथे में अब डायरेक्शन देनी है। डायरेक्शन देनी है किसको? कंपनी को डायरेक्शन देनी है, ताकि गोल अचीव कर सके, मिशन अचीव कर सके, विजन अचीव कर सके, और रियलिस्टिक ऑब्जेक्ट। इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है मेन। मिशन, विजन, गोल, ऑब्जेक्टिव, इसी के ऊपर 90 तो नहीं 70% चैप्टर इसी के ऊपर बेस्ड है आपका। क्योंकि एक्चुअली में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो है वो लॉन्ग टर्म प्लान है, पर भैया लॉन्ग टर्म प्लान के अंदर है क्या? तो गोल है, मिशन लंबा, गोल छोटे, विजन है, ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव्स उससे भी छोटे, मतलब ऐसे करके बता रखा है चीजों के बारे में। एक्चुअली मैं तुम्हें बताऊं, अगर मैं बात करूं तो मैं ये कहूंगा कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है ना, कुछ नहीं है। सिंपल सी बात समझ आ जाती है। उस बात को घुमा घुमा के इधर से कुछ बोल रहे हैं, उधर से कुछ बोल रहे हैं, कंक्लूजन एक ही निकलेगा कि भाई लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है, अच्छे से एग्जीक्यूशन करना है, ठीक है, ये सब चीजों के बारे में ही है। पर वो घुमा के कभी यहां से कुछ बता रहा है, कभी गोल बता रहा है, कभी ऑब्जेक्टिव बता रहा है। पर क्या करे, अब है तो भाई, अब करना तो पड़ेगा ही। ठीक है, चल लिखो आगे। पॉइंट नंबर 5 क्या था सर? देखो, अब हमने ये तो कर लिया, डायरेक्शन दे दी, अब मुझे कोर कंपिटेंसी लेकर आना है जिससे मुझे कॉम्पिटिटिव एज मिलेगी। लिखो, डेवलप सर्टेन कोर competencies and competitive advantage। ठीक है, इससे क्या होगा सर? इससे हम सर्वाइवल कर पाएंगे इन लॉन्ग रन, और सर लॉन्ग रन में हम ग्रोथ भी करेंगे। ठीक है सर, हमने कोर कंपिटेंसी डेवलप करेंगे, डायरेक्ट कोर कंपिटेंसी डेवलप करेंगे, और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होगा जिससे हम सरवाइव करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, और लॉन्ग टर्म में ग्रोथ भी करेंगे। उसके बाद सर, उसके बाद क्या है कि सर हमारे पास ये तो डेवलप हो गया, अब मुझे डिफेंस मैकेनिज्म भी तो चाहिए, क्योंकि हो सकता है हम कुछ मिस्टेक कर लें, जैसे कि भाई एंड्रॉइड हम महंगे दाम पे खरीद लें, या हम अपने फोन महंगे बनाने शुरू कर दें जबकि मार्केट में सस्ते आ रहे हैं। तो लिखो आगे, कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट मिस्टेक्स, अगेंस्ट मिस्टेक्स। इसमें हम क्या करेंगे सर? अवॉइड कॉस्टली मिस्टेक्स। यानी कि सर जो फ्रेमवर्क हमें मिलेगा, पॉइंट नंबर कौन सा था सर फ्रेमवर्क का? पॉइंट नंबर हमारा था ये सेकंड वाला। ये देखो, जो हमें फ्रेमवर्क मिलेगा, उस फ्रेमवर्क से हमें यह पता चल जाएगा कि डिफेंस मैकेनिज्म क्या होगा अगेंस्ट मिस्टेक, क्योंकि वहां पे रूल्स लिखे होंगे, प्रॉस एंड कॉन्स लिखे होंगे, तो हम अवॉइड कर पाएंगे क्या? कॉस्टली मिस्टेक अवॉइड कर पाएंगे। और इससे सम अप अगर मैं करूं तो क्या होगा सर? अगर हम ये सब चीजें करते हैं तो कंपनी लॉन्ग टर्म में बहुत चलेगी, कंपनी जिंदा रहेगी, हम बहुत लंबे टर्म तक कंपनी को चला पाएंगे। तो पॉइंट नंबर 7 है, हेल्प्स टू एनहेंस द longevity ऑफ बिजनेस। ठीक है, इससे क्या होगा सर? इससे होगा सर्वाइवल इन लॉन्ग रन। ठीक है, मुझे बताओ ये सातों पॉइंट समझ आ गए? एक बार फिर से फटाफट से, ये लिखा नहीं आपने, लिख लो जल्दी से, एक बार जल्दी से रिवाइज करेंगे फटाफट से। आओ जरा एक बार रिवाइज करें। सबसे पहले सर हमने कहा अनोखिया कंपनी को स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस पता नहीं थी। सर हमें याद हो गया ना, आगे चलो। नहीं, देखो क्या है, थ्योरी सब्जेक्ट है, मैं जितना आपको बार बार कराऊंगा ना, क्योंकि आप मेरे साथ कर लोगे, घर पे आप है ना ढंग से रिवाइज नहीं करोगे, तो मैं जितना आपको करा दूंगा ना, उतना आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा।
तो हमारी कहानी क्या थी सर, हम पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस किसको नहीं पता थी सर, नोकिया कंपनी को नहीं पता थी। अगर आप नोकिया कंपनी के सीईओ होते, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते, आपको पता होता कि भाई स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, तो आप ये 7 काम करते। सबसे पहले आप प्रिपेयर करते ऑर्गेनाइजेशन को टू फेस फ्यूचर। उसके साथ साथ आप नई अपॉर्चुनिटीज ढूंढते और आइडेंटिफाई करते मीन्स यानी रास्ते टू अचीव देम। उसके बाद आप क्या करते, उसके बाद सर हम प्रोएक्टिवली होके काम करते, यानी मार्केट में जो चेंजेस आ रहे थे, इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आ रहे थे, उसके अकॉर्डिंग हम पहले से ही किस में कन्वर्ट हो जाएं सर, एंड्रॉइड में कन्वर्ट हो जाए। उसके बाद हमें क्या चाहिए सर, फ्रेमवर्क चाहिए जिसमें मेजर डिसीजन हो, यानी कि भैया हमें ये सब करना है तो मेजर डिसीजन लेने के लिए फ्रेमवर्क जरूरी है। फ्रेमवर्क कौन प्रोवाइड करेगा सर, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा। अब फ्रेमवर्क आने के बाद क्या है सर, फ्रेमवर्क आने के बाद मुझे डायरेक्शन भी तो देनी है। मुझे क्या करनी है सर, मुझे डायरेक्शन देनी है। किसको डायरेक्शन देनी है सर, अपने कंपनी को डायरेक्शन देनी है, ताकि हम क्या कर सके, जो अपने गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, विजन मिशन है, इनको कंप्लीट कर सके। उसके बाद क्या है सर, उसके बाद हम डेवलप करेंगे कोर कंपिटेंसी, क्योंकि भैया हमें अब एम्प्लॉय को भी तो कहना है कि भैया हम डायरेक्शन दे रहे हैं और सर अब आप क्या करो, कोर कंपिटेंसी डेवलप करो, जिससे आपको क्या मिलेगा, कॉम्पिटेटिव एज मिलेगी। फिर क्या है सर, फिर हम कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से हमें फ्रेमवर्क मिला, उस फ्रेमवर्क से हमें कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म मिलेगा, जिससे हमारी कंपनी की ग्रोथ हो जाएगी लॉन्ग टर्म तक के लिए, यानी हेल्प करेगा टू एनहेंस लॉन्गिटिविटी ऑफ द बिजनेस। मुझे बात बताओ, समझ आया या नहीं आया? हाँ सर, बात समझ आ गई है। आओ जरा एक बार दोबारा से मेरे साथ साथ, सबसे पहला बताओ क्या था सर, सबसे पहला था प्रिपेयर, मेरे साथ साथ बोलो, इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, बोलो इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। नोकिया वालों को, बोलो मेरे साथ साथ, नोकिया वालों को स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस नहीं पता थी। अगर हम नोकिया कंपनी के सीईओ होते तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस से, तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस से 7 काम करते। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, प्रिपेयर प्रिपेयर द ऑर्गेनाइजेशन टू फेस फ्यूचर। मेरे साथ साथ बोलो, प्रिपेयर द ऑर्गेनाइजेशन टू फेस फ्यूचर। फिर क्या करते, फिर हम हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू बी प्रोएक्टिव, हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू बी प्रोएक्टिव। उसके बाद स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हमें प्रोवाइड करता फ्रेमवर्क, प्रोवाइड, बोलो प्रोवाइड फ्रेमवर्क फॉर ऑल डिसीजंस, प्रोवाइड फ्रेमवर्क फॉर ऑल डिसीजन। फिर ये बच्चों की तरह पढ़ा रहे हो, देखो पढ़ना पड़ेगा, आपको याद करना है ना, तो ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद क्या था सर, उसके बाद हम डायरेक्शन देंगे, तो लिखो डायरेक्शन टू द कंपनी, लिखो डायरेक्शन टू द कंपनी टू अचीव गोल, टू अचीव गोल्स, मिशन, विजन, टू अचीव गोल्स, मिशन, विजन एंड ऑब्जेक्टिव्स। और क्या करेंगे सर, पॉइंट नंबर 5 में हम डेवलप करेंगे कोर कंपिटेंसी, लिखो, सॉरी बोलो, डेवलप सर्टेन कोर कंपिटेंसी, डेवलप सर्टेन कोर कंपिटेंसी एंड कॉम्पिटेटिव एज, एंड कॉम्पिटेटिव एज। इससे अच्छा, उसके बाद सर कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म मिलेगा हमें, ताकि हम मिस्टेक ना करें। लिखो पॉइंट नंबर 6 में कहो, कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट मिस्टेक, कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट मिस्टेक। और इससे क्या है सर, हमारी कंपनी की लॉन्गिटिविटी बढ़ जाएगी। हेल्प्स, बोलो हेल्प्स टू एनहेंस, हेल्प्स टू एनहेंस लॉन्गिटिविटी ऑफ द बिजनेस, लॉन्गिटिविटी ऑफ द बिजनेस। ठीक है, अब आपको क्या करना है सर, आपको ये होमवर्क भी है आपका, है क्लास खत्म नहीं हुई, तो सोच रहे हो क्लास खत्म हो गई, नहीं क्लास खत्म नहीं हुई है। आपका होमवर्क ये है कि ये आपको ढंग से पढ़कर आना है पूरा अच्छे से। तो आपको मैं यहीं पे ही एक होमवर्क भी दे रहा हूं, होमवर्क का रजिस्टर आपको वैसे तो इसी में कर लेना, होमवर्क का रजिस्टर अलग से मत बनाना, छोड़ो, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं सब कुछ लिखवा ही दूंगा आपको। अब आपको क्या करना है, जो मैंने आपको पढ़ाया, क्या इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ये आपको कंप्लीट रीड करना है,
कम से कम 3 टाइम्स। याद रखना 3 बार आपको पूरा पूरा रीड करना है। बताओ बात समझ आई या नहीं आई? ये तो पढ़ना ही है, जो मैंने आपको लिखवाया ये तो पढ़ना ही है। उसके अलावा जो मैंने आपको बुक में दिया है वो कम से कम आपको 2 से 3 बार, 3 बार तो आपको पढ़ना ही है। मुझे बताओ बात समझ आई? क्या मैं कह सकता हूं कि आपको इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट समझ आ गया? बिल्कुल सर, हमें इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट समझ आ गया है। ठीक है, चल अच्छा, आगे आता है लिमिटेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। आओ जरा पहले समझ लेते हैं फिर करेंगे। लिमिटेशन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इंपॉर्टेंस का क्वेश्चन आता है तो एग्जाम में लिमिटेशन का क्वेश्चन भी आता है। क्योंकि देखो हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक सिक्के के दो मुंह होते हैं। तो अगर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस है तो कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के नुकसान भी है। आओ जरा समझते हैं इनकी कहानी। चलिए दोस्तों, आइए मेरे साथ साथ हम क्या पढ़ रहे हैं सर? अब हम पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंस कहां से आ गया, लिमिटेशन आएगी सर। ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। ये हमारे क्या है सर? इंपॉर्टेंस के 7 पॉइंट्स थे। मुझे बताओ कहीं भी आपको इंपॉर्टेंस के 7 पॉइंट्स में कहीं दिक्कत आई? होप सो आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, मैं बहुत आराम से करा रहा हूं, बहुत प्यार से करा रहा हूं, बहुत मेहनत से भी करा रहा हूं। आप अगर मेरे साथ साथ मेहनत करोगे तो एसएम बहुत इजी आपको लगेगी और अच्छे नंबर आप ले आओगे। ठीक है, अच्छा खुश हो गए? हाँ चल, अब हमें पढ़ना है सर लिमिटेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। यानी हमने इंपॉर्टेंस पढ़ ली या मैं कहूं एडवांटेज पढ़ लिए। अब मुझे सर डिसएडवांटेजेस भी तो पढ़ने हैं। अब जरा ये सर की कहानी सुनते हैं। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं सर देखो, ये समझा रहे हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की कुछ लिमिटेशंस भी है, मतलब कि डिसएडवांटेजेस। हमने कहा अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। क्या कह रहा है? देखो शिनचैन कह रहा है ओहो सर, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट तो बिजनेस के लॉन्ग टर्म प्लान डेवलप होते हैं। हमने कहा ठीक है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में बिजनेस के लॉन्ग टर्म प्लान डेवलप होते हैं, ब्लूप्रिंट होता है ये तो फ्रेमवर्क देता है। हाँ, फ्रेमवर्क देता है मेजर डिसीजंस लेने के लिए। ठीक है, फॉर मेजर डिसीजंस, एंड हम बिजनेस में प्रोएक्टिव चेंजेस कर सके। बिल्कुल सर, हमने इंपॉर्टेंस में पढ़ा था प्रोएक्टिव चेंजेस कर सके। तो इसका लिमिटेशन हो सकती है क्या? हम कह रहे हैं अब शिनचैन को, हाँ देखो भाई शिनचैन क्या कह रहा है ये? अरे शिनचैन, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का ये मतलब नहीं है कि बिजनेस में अप्लाई कर दिया तो 100% सक्सेस होगा, क्योंकि कोई भी प्लानिंग फेल हो सकती है। तो ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, तो इसको लगाने से ऐसा नहीं है कि भैया हमने एक बंदा पकड़ा, अच्छा भाई तुमने एमबीए करी हुई है, अच्छा तुमने सीए करी हुई है। जनरली एमबीए वालों को ज्यादा पता होता है, क्योंकि वहां पे ना एमबीए में क्या कहते हैं, ये केस बेस्ड स्टडी ज्यादा होती है। तो केस बेस्ड स्टडी भी ऐसे लिखने वाली नहीं, प्रैक्टिकल केस बेस्ड ज्यादा होते हैं वहां पे। तो हमने कहा अच्छा, तुमने एमबीए करी है, मतलब तुम्हें अच्छे से स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आती है। एक काम करो, हमारा बिजनेस में ना थोड़ी दिक्कतें चल रही है, हम आपको अपॉइंट करते हैं, हम आपको 2 करोड़ रुपए देंगे साल के, पैकेज आपका बढ़िया सा। आपको हमारी कंपनी को बढ़िया से स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट लगा के रिवाइव करना है। अब वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि देखो भाई, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मैंने पढ़ी है, मुझे आता भी है, मैं लगा भी दूंगा आपके बिजनेस में। पर उसका मतलब ये नहीं है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट लगाने से आपकी कंपनी पे 100% सक्सेस हो जाएगी। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की भी अपनी लिमिटेशन आएगी। अच्छा, तो यही ये बात कर रहा है। क्या कह रहे हैं सर? देखो कह रहे अरे सिंचैन, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का ये मतलब नहीं है कि बिजनेस में अप्लाई कर दिया तो बिजनेस 100% सक्सेस होगा। बिल्कुल सर, प्लानिंग फेल हो सकती है, बिजनेस फेल भी हो सकता है, इवन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अप्लाई किया उसके बाद भी। अच्छा, अब ये सिंचन क्या पूछ रहा है? ये कह रहा है तो सर कौन से लिमिटेशंस हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के? देखो ये बेचारे ने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट नहीं लगाई थी, इसका नोकिया का सीईओ। तो हम लिमिटेशंस भी बताएंगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के। देखो ये क्या बता रहे हैं, कह रहे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की लिमिटेशंस हैं जैसे कि इन्वायरमेंट को प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। जो उसके एडवांटेज थे ना, वहीं से उसके डिसएडवांटेजेस भी निकल आएंगे। एडवांटेज था कि भैया हम प्रोएक्टिवली काम करेंगे, इन्वायरमेंट में चेंज होने से पहले हम काम करेंगे। लेकिन क्या इन्वायरमेंट प्रिडिक्ट करा जा सकता है? नहीं सर, इन्वायरमेंट में कुछ भी बदल सकता है। अभी डोनाल्ड ट्रम्प भाई साहब आ गए, टैरिफ लगा रहे हैं, और बाकी कंट्रीज भी कह रही है, चाइना कह रही है हम भी उल्टा टैरिफ लगा देंगे, और भी कंट्रीज कह रही है हम भी उल्टा टैरिफ लगा देंगे, इंडिया कह रही है भाई साहब मत लगाओ टैरिफ, हम आपका टैरिफ कम कर देते हैं। तो इन्वायरमेंट को प्रिडिक्ट करना क्या है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, डिफिकल्ट टास्क है। तो ये एक लिमिटेशन है। दूसरा,
स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट लॉन्ग टर्म प्लान है और लॉन्ग टर्म प्लान बनाने के लिए हमें अच्छा खासा टाइम चाहिए, यानी कि ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। और अगर कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन है वो उतना ज्यादा टाइम नहीं लगा सकती क्योंकि उसके पास है ही नहीं। भैया लॉन्ग टर्म प्लानिंग बनाने हैं, छोटी ऑर्गेनाइजेशन है और इतना अगर टाइम लग जाएगा तो वो बिजनेस सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि टाइम के साथ हमें चलना पड़ेगा ना। सिंपल जैसे कि भाई 3 महीने में एग्जाम है, ठीक है, रिजल्ट आता है तो लगभग हमें 2.5 महीने के करीब, 2 महीने के करीब मिलते हैं। अब आपने पढ़ाई ही ढंग, या आपने नहीं मतलब किसी बच्चे ने पढ़ाई ही ढंग से नहीं करी और वो 2 महीने में सोच रहा है मैं कोर्स कंप्लीट करके रिवाइज कर लूंगा, नहीं हो सकता। तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है पढ़ाई करना भी, ऐसे ही स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट भी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, आपका अच्छा खासा टाइम खा जाएगा और छोटी ऑर्गेनाइजेशन इतना बर्डन नहीं ले सकती। दूसरा, टाइम कंज्यूमिंग होने के साथ साथ हमने जो एमबीए को हायर करा जिसको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आती थी, कितना पैकेज था उसका सर, 2 करोड़ रुपए। तो तीसरा पॉइंट क्या है हमारा सर, बहुत कॉस्टली होता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 पढ़ो क्या लिखा है सर, बहुत कॉस्टली होता है इसे इंप्लीमेंट करना। एक्चुअल में बहुत कॉस्टली होता है क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है, रिसर्च करना पड़ता है, लोगों को हायर करना पड़ता है, प्लानिंग वालों को पैसा देना पड़ता है, बहुत सारी चीजें होती है। फिर कॉम्पिटिटर्स का क्या रिएक्शन होगा सर, जैसे कि हमारा इन्वायरमेंट था, इन्वायरमेंट में कॉम्पिटिटर भी तो आता है, तो कॉम्पिटिटर का पॉइंट अलग लिख दिया, एक्चुअली वो इन्वायरमेंट में ही आता है। ठीक है, अच्छा हमें ये भी पता था उसका बेनिफिट क्या था स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, कि कोर कंपिटेंसी और कॉम्पिटिटिव एज मिलेगी। लेकिन हमें पता ही नहीं है सर, हमें पता ही नहीं है कि हमारा कॉम्पिटिटर क्या रिएक्शन देगा। ये भी हो सकता है प्लान उल्टा पड़ जाए। भाई कोक ने अपने बॉटल के दाम गिराए 5 रुपए, 2 रुपए से, पेप्सी ने 3 रुपए से गिरा दिए। तो भैया हमने सोचा था दाम कम करेंगे ज्यादा कमाई हो जाएगी, लेकिन पेप्सी ने और कम कर दिया, हमारा उल्टा जितना बिकता था उससे भी कम हो गया। तो ये भी क्या हो सकता है, मतलब एक लिमिटेशन हो सकती है। मुझे बताओ आपको बात समझ आई? अभी पढ़ेंगे इसको, लिखेंगे भी, पर मुझे बताओ कि आपको इतना समझ आया? ठीक है सर। तो सबसे मेन पॉइंट क्या है सर, सबसे पहला पॉइंट है इन्वायरमेंट जो है हाईली कॉम्प्लेक्स है। क्या है सर? हाईली कॉम्प्लेक्स है। आओ जरा पढ़े क्या लिखा है। द बिजनेस इन्वायरमेंट इज हाईली कॉम्प्लेक्स एंड ऑलवेज चेंजिंग। हाईली कॉम्प्लेक्स है और हमेशा बदलता रहता है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट हाउ थिंग्स विल चेंज इन फ्यूचर। बिल्कुल भाई, फ्यूचर में कैसे चेंज होगी हमें नहीं पता। समटाइम्स कंपनी में मेक रॉन्ग एस्टिमेट अबाउट फ्यूचर which can lead to failure of strategic plans. फिर अब बिजनेस इज अफेक्टेड बाय मैनी एक्सटर्नल फैक्टर्स, क्योंकि भैया हम इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, इन्वायरमेंट हमारा चेंज हो जाएगा, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है उसको एस्टिमेट करना। इस वजह से कभी कभी हमारे प्लान फेल भी हो जाते हैं। और बिजनेस किससे अफेक्ट होता है सर? एक्सटर्नल फैक्टर, जैसे कि सप्लायर हो गया, कस्टमर हो गया, गवर्नमेंट हो गई, अदर एक्सटर्नल फैक्टर जिसमें कंपटीशन, इकोनॉमिक कंडीशन, ये सब चीजें आती हैं। फिर आगे पढ़ो क्या लिखा है। इफ कंपनी कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन बिजनेस स्ट्रेटेजी, अगर हम पूरी तरह से बिजनेस स्ट्रेटेजी पे ही मान के बैठ गए कि हाँ भाई हमने तो बढ़िया सी स्ट्रेटेजी बना ली, अब तो बढ़िया तरीके से हमारा बिजनेस ग्रो करेगा, विदाउट कंसिडरिंग दीज अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस, यानी अगर आपने ये जो अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस हैं, सप्लायर, कस्टमर, गवर्नमेंट, अदर कॉम्पिटिटर, मतलब इन्वायरमेंट जो हाईली कॉम्प्लेक्स है और आपने अपने तरीके से एस्टिमेशन करके आप अपना काम कर रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा सर? आपका जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, लॉन्ग टर्म प्लान है, वो फेल कर सकता है। यानी सर इससे ये बात समझ आई कि हम प्लान तो बनाते हैं, लॉन्ग टर्म प्लान बनाते हैं, फिर शॉर्ट टर्म बनाते हैं, एग्जीक्यूशन करते हैं, लेकिन टाइम के साथ साथ उनको बदलना भी पड़ता है, क्योंकि हाईली कॉम्प्लेक्स है क्या? एक्सटर्नल या इन्वायरमेंट हमारा। ठीक है, तो ये लिखा है, पढ़ो जरा क्या लिखा है। इफ अ कंपनी कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन इट्स बिजनेस स्ट्रेटेजी विदाउट कंसिडरिंग दीज अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस, इट कैन मेक बिग मिस्टेक इन अ फास्ट चेंजिंग एनवायरमेंट। बिजनेस शुड स्टे फ्लेक्सिबल, आपका फ्लेक्सिबल होना चाहिए बिजनेस और उसकी स्ट्रेटेजी भी, टू अडॉप्ट न्यू सिचुएशंस। मुझे बताओ बात समझ आई या नहीं आई? हाँ सर बात समझ आ गई है। आओ जरा सबसे पहले हेडिंग डालो कॉन्सेप्ट नंबर 5, रजिस्टर पे लिखो कॉन्सेप्ट नंबर 5, लिखो लिमिटेशंस, लिमिटेशंस और
disadvantages of strategic मैनेजमेंट। ठीक है, बताओ सबसे पहले पॉइंट क्या था हमारा? सर इसमें कोई कहानी नहीं है, ये सिंपल है, इसमें कोई कहानी नहीं है, ये बहुत सिंपल है। सबसे पहला पॉइंट क्या था सर? सबसे पहला पॉइंट था, लिखो, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट इज हाईली कॉम्प्लेक्स। इन्वायरमेंट इज हाईली कॉम्प्लेक्स। चल लिखो इसमें, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू predict the future. Point number 2, sometimes companies make wrong assumptions about future example, electric टू व्हीलर। सर हमें एग्जाम में ये एग्जाम्पल लिखना है, आप अगर एग्जाम में एग्जाम्पल लिखोगे ना तो बहुत अच्छा है, क्योंकि क्या है, देखो जो चेकर है ना, वो भी देखो इतने कॉम्प्लेक्स वर्ड जो है ना, वो भी उसको नहीं पता, रियली बता रहा हूँ, उसको भी इतना कॉम्प्लेक्स वर्ड पे इतना ध्यान नहीं देता वो। एग्जाम्पल अगर आप लिखते हो ना तो उसको ये लगेगा कि हाँ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ये लिखना ही नहीं है, ये सब तो लिखना ही है, पर एग्जाम्पल से उसको ये पता चलेगा कि हाँ आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया है। ठीक है, तो एग्जाम्पल जरूर लिखना अगर आपको याद आता है तो। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कंपनी कौन सी सर? ओला की बात हो रही है यहां पे, ओला कैब्स। प्लैंड प्लैंड देयर स्ट्रेटेजी देयर स्ट्रेटेजी बेस्ड ऑन गवर्नमेंट पॉलिसी टू पुश electric vehicles, EVs, full stop. However, frequent बैटरी, आपको पता है ना वो आजकल मीम्स भी चल रहे हैं कि भाई बड़ा बम छोटा बम सबसे बड़ा बम ओला स्कूटर ऐसे करके, तो ये हाउएवर फ्रीक्वेंट बैटरी इंसिडेंट्स have made customers hesist, hesitant to buy EVs as result their strategy did not work as expected। आगे लिखो, hence comma strategic
strategies, strategic नहीं, strategies, hence strategies alone cannot guarantee success in an uncertain environment. ठीक है, लिख लो। लिख लिया? आओ जरा पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। सर हम ये कह रहे हैं कि देखो, हम पढ़ रहे हैं क्या, हम पढ़ रहे हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की लिमिटेशन, जिसमें से सबसे पहली लिमिटेशन ये है कि जो इन्वायरमेंट है वो सर हाईली कॉम्प्लेक्स है। क्या है सर? हाईली कॉम्प्लेक्स है। उसको एस्टिमेट करना, उसको समझ पाना बहुत ज्यादा हमारे लिए क्या होता है सर? मुश्किल होता है। तो हाईली कॉम्प्लेक्स है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है सर? जिसकी वजह से कई बार हम गलत जो है, गलत प्रिडिक्शंस कर लेते हैं और हमारी स्ट्रेटेजी फेल हो जाती है। तो क्या लिखा है? इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट फ्यूचर। समटाइम्स कंपनी मेक रॉन्ग अजम्पशन, जैसे कि ओला कंपनी ने सोचा कि भैया हम इलेक्ट्रिक व्हीकल निकालते हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को पुश करना, कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पे गवर्नमेंट सब्सिडीज भी दे रही है, तो हम भी इलेक्ट्रिक व्हीकल पे ही काम करते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाते हैं। लेकिन क्या हुआ सर? उसकी बैटरी इंसिडेंस होने लग गए, बैटरियां फटने लग गई उसकी। फिर ओला में और भी बहुत दिक्कतें आने लगी, जिस वजह से उन्होंने जो स्ट्रेटेजी बनाई कि भैया गवर्नमेंट पॉलिसी के हिसाब से हम काम करेंगे, उनकी जो स्ट्रेटेजी थी वो उस अकॉर्डिंग काम नहीं कर पाई और उनकी स्ट्रेटेजी पूरी तरीके से फेल हो गई। मतलब पूरी तरीके से तो नहीं, पर जितना उन्होंने सोचा था उतना नहीं हो पाया। तो हम ये कह सकते हैं कि सर स्ट्रेटेजी बना के हम गारंटी नहीं दे सकते कि हम अनसर्टन एनवायरनमेंट में सक्सेस हासिल कर सकते हैं। मुझे बताओ, बात समझ आई? ठीक है सर। सेकंड पॉइंट क्या था बताओ? सेकंड पॉइंट था हमारा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है सर? बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। पॉइंट नंबर 2 क्या था सर? पॉइंट नंबर 2 था स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज टाइम कंज्यूमिंग, बहुत ज्यादा टाइम खींच लेता है। आओ जरा पढ़ते हैं। कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम। आपको पता है कि भैया लॉन्ग टर्म का प्लान बनाना है, रिसर्च करनी है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, इंटरनल इन्वायरमेंट, बहुत सारी चीजें सर हमें ध्यान रखनी होती हैं और उसके लिए एक्सपर्ट्स भी हायर करने पड़ते हैं, बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। इन प्रिपेयरिंग, कम्युनिकेटिंग, बनाने के बाद एग्जीक्यूशन भी तो करना है। एग्जीक्यूशन कैसे होगा सर? कम्युनिकेट करके। द स्ट्रेटेजीज दैट में इम्पेड डेली ऑपरेशन, यानी इम्पेड का मतलब हार्म कर सकती है, रोक सकती है आपके डेली ऑपरेशन को, एंड नेगेटिवली इंपैक्ट, और नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकती है आपके रूटीन बिजनेस को। प्लानिंग एंड स्टेरलाइजिंग are important, but putting them in action where the actual success lies। मतलब भाई प्लानिंग जितनी मर्जी कर लो, जब तक एक्चुअल एग्जीक्यूशन ढंग से नहीं होगा तब तक काम नहीं होगा। तो बड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है ये सब। सिमिलरली टू अस स्टूडेंट, जैसे हम स्टूडेंट का एग्जांपल दे रहा है कि प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजाइजिंग व्हाट टू स्टडी, हमें क्या पढ़ना है, फ्रॉम वेयर, कहां से पढ़ना है, एंड एट व्हाट टाइम, किस टाइम पे पढ़ना है पूरे दिन में, टू स्टडी कंज्यूम सो मच ऑफ आवर एक्चुअल स्टडी टाइम। यानी कि सिंपल है, कह रहा है कि भैया अगर आप प्लानिंग ही प्लानिंग करते रहोगे और एग्जीक्यूशन पे ध्यान नहीं दोगे तो सिर्फ प्लानिंग से पास नहीं हो सकते, और प्लानिंग बार बार करने से आपका टाइम बहुत जाता है। तो जिससे क्या होता है कि भैया हम इतनी प्लानिंग तो कर लेते हैं, इतना सोच लेते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, और एंड में कुछ कर ही नहीं पाते, क्योंकि सारा टाइम प्लानिंग और उसकी एग्जीक्यूशन में लग जाता है, उसको संभालने में लग जाता है। बात समझ आई? चलो लिखो पॉइंट नंबर 2। लिखो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट is a time consuming time
टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ठीक है, लिखो इसमें ऑर्गेनाइजेशन spend lot of time in preparing and communicating in preparing and communicating strategies full stop। आगे एग्जाम्पल, as a student when we prepare or plan our study schedule, comma, it takes lot of टाइम, बहुत टाइम लग जाता है। इसमें क्या होता है सर, व्हाट टू स्टडी, हम प्लान बनाते हैं तो कि भाई क्या पढ़ना है, अकाउंट्स पढ़ना है, एफएम पढ़ना है, कॉस्टिंग पढ़नी है, अकाउंट्स पढ़ना है या ऑडिट पढ़ना है। फिर विच बुक्स, भैया कौन सी बुक से पढ़ना है। फिर हाउ मच टाइम फॉर how much time for a chapter या सब्जेक्ट। ठीक है, आगे लिखो, बट when we actually get to study we feel tired। हम क्या होते हैं सर, हम थक जाते हैं, इतनी प्लानिंग कर लेते हैं, एंड एग्जॉस्टेड। ठीक है, देखो आगे इसमें, सिमिलरली इन बिजनेस it way too much time is spent on planning and formulating बस छोड़ रहा हूं आखिरी पॉइंट। वैसे इसमें टोटल 4 पॉइंट है, मैं सोच रहा हूं 2 पॉइंट तो मैं लिखवा दूं, 2 पॉइंट मैं आपको होमवर्क दे देता हूं। देन इट might not be fruitful। ठीक है, आओ जरा समझते हैं, बस खत्म, क्लास खत्म आज की। भैया क्या है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट? भाई स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। अगर कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो इतना नहीं कर सकती, और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके लिए भी बड़ी दिक्कत है। बहुत ज्यादा टाइम यहां स्पेंड होता है प्रिपेयर करने में, क्या
कम्युनिकेट करने में, प्रिपेयर और कम्युनिकेट करने में क्या स्ट्रेटेजी। जैसे कि हमने एक स्टूडेंट का आपका एग्जांपल लिया कि भाई हम ये डिसाइड करते रह जाते हैं क्या पढ़ें, कौन सी किताब ले, कब पढ़े, कौन सा चैप्टर उठाएं, और लास्ट में जब हम बैठते हैं तो हम एग्जॉस्ट और टायर्ड हो जाते हैं। सेम बिजनेस में कह रहा है कि बिजनेस में भी अगर बहुत ज्यादा टाइम हम इसमें लगा देते हैं प्लानिंग के अंदर, फॉर्मुलेटिंग के अंदर, तो ये जो है फ्रूटफुल नहीं हो पाता, क्योंकि हम उसको ढंग से एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारा अगला पॉइंट क्या था सर? अगला पॉइंट है डिफिकल्ट टू एस्टिमेट कॉम्पिटिटिव मूव। भाई कॉम्पिटिटर का जो मूव है वो बहुत मुश्किल होता है क्या एस्टिमेट करना। आओ जरा ये पढ़ा देता हूं मैं, आप घर पे लिख लेना। ठीक है, कह रहा है इन ए कॉम्पिटिटिव सिनेरियो वेयर ऑल ऑर्गेनाइजेशन आर ट्राइंग टू मूव स्ट्रेटेजिकली, इट इज डिफिकल्ट टू क्लियरली एस्टिमेट द कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स टू अ फर्म स्ट्रेटेजी। बिल्कुल है भैया, हमारा रिस्पॉन्स क्या रहता है, हम बार बार अपनी स्ट्रेटेजी को देखते हैं कि ऐसा करें वैसा करें, लेकिन कॉम्पिटिटर हमसे कुछ भी अलग कर ले या हमसे आगे बढ़ जाए अपनी स्ट्रेटेजी में, तो वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ऐसा होता है तो हमारी जो पुरानी स्ट्रेटेजी है वो फेल हो जाएगी। तो ये कह रहा है कि आगे पढ़ो कि आ गया ये रहा, इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू गाउज द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग of competitor because most of these decisions are taken within closed doors by the top management। भैया कि हम कॉम्पिटिटर की जो स्ट्रेटेजी है उसको फाइंड आउट करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि टॉप लेवल के ये ऑफिशियल्स लेते हैं, उनको एक्चुअली में पता होता है क्या करना है। बाकी ऑफिशियल जो नीचे वाले होते हैं, जो डिपार्टमेंटल लेवल के होते हैं, उनको तो छोटी छोटी बातें बताई जाती हैं कि 20 साल का प्लान है, उनको 2 साल 5 साल के बारे में बताया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल है कि सर 2002 में कोका कोला ने क्या करा था, 2002 में कोका कोला ने रिड्यूस कर दिया था अपना 100 ml बॉटल का प्राइस 7 रुपए से 5 रुपए कर दिया था। तो उसने स्ट्रेटेजी अपनाई। लेकिन पेप्सी ने भी क्या करा, अपनी 100 ml बॉटल का प्राइस सीधा क्या कर दिया था, 5 रुपए कर दिया था। तो कॉम्पिटिटर का जो मूव है उसको एस्टिमेट करना मुश्किल है अंडर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। मुझे बताओ बात समझ आई? हाँ सर बात समझ आ गई है। चलो तो हमारा कौन सा पॉइंट हो गया सर, ये वाला पॉइंट नंबर 4। वैसे पॉइंट नंबर 3 है इसमें, लेकिन इसमें पॉइंट नंबर 4 है। अच्छा, पॉइंट नंबर 4 हमारा जो है, लेकिन इसमें 3 लिखा हुआ है, वो क्या है कि सर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बहुत ज्यादा क्या है सर, कॉस्टली है। क्या है, बहुत ज्यादा कॉस्टली है। आइए जरा पॉइंट नंबर हमारा कौन सा है सर, पॉइंट नंबर 4, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज कॉस्टली। आओ जरा पढ़ते हैं। ठीक है, इज मनी इज, हाँ टाइम इज मनी या कॉस्टली है। ठीक है, देखो strategic management is a costly process। strategic management adds a lot of expenses to the organization। मैंने बताया था कि भाई हम एक पर्सन को हायर करेंगे, ये एमबीए करा हुआ है, इसको अच्छे से स्ट्रेटेजीज बनानी आती हैं, सर 2 करोड़ रुपए इसको देने पड़ेंगे। फिर ये रिसर्च में पैसा लगाएगा, फिर बोलेगा इस चीज का पैसा दो, फिर बोलेगा रिसर्च का पैसा दो, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की रिसर्च करनी है, एग्जीक्यूशन करना है, अच्छे वाले एम्प्लॉय लेकर आओ, सर ये बड़ा पैसा लगेगा और छोटे ऑर्गेनाइजेशन इसको अफोर्ड नहीं कर पाएगी। तो कह रहा है एक्सपर्ट स्ट्रेटेजिक प्लानर नीड टू बी एंगेज। यही एक्सपर्ट स्ट्रेटेजिक प्लानर आ गया। एफर्ट्स आर मेड फॉर एनालिसिस, एनालिसिस के लिए एफर्ट्स करने पड़ेंगे ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट, डिवाइस स्ट्रेटेजी एंड प्रॉपरली इंप्लीमेंट। यानी कि एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट से हम स्ट्रेटेजी डेवलप करेंगे और उसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट करेंगे। These can be really costly for the organization with limited resources, man, material, money, machinery। हमारे पास छोटे ऑर्गेनाइजेशन है सर, बहुत कम है, उसके लिए बहुत खर्चे वाला सौदा है सर, ये बड़ी दिक्कत है। Particularly when small and medium organization create strategies to compete। फिर कह रहा है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट रिक्वायर्ड एक्सपर्ट एंड दीज एक्सपर्ट्स आर वेरी कॉस्टली। सर यही बात तो आपने यहां करी थी, वही बात यहां पे कर रहे हो। Does the process as a whole required good amount of funds to be spent। तो भैया अच्छा खासा आपके पास बैकअप फंड होना चाहिए, इन्वेस्टर्स होने चाहिए, तब जाके आप क्या कर सकते हो, स्ट्रेटेजी अपनी बना सकते हो। बताओ समझ आया? ठीक है, चलो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आपको मैंने होमवर्क क्या दिया सर, मैंने आपको होमवर्क ये दिया कि जो ये वाला पॉइंट है आपका, 2 पॉइंट मैंने आपको 2 पॉइंट तो करा दिए। कौन कौन से सर? एक तो मैंने आपको ये करा दिया पॉइंट नंबर 1, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स, इसको मैंने लिखवा भी दिया। दूसरा पॉइंट मैंने आपको करा दिया कि टाइम कंज्यूमिंग है। तीसरा पॉइंट आपका ये वाला था, क्लियरली एस्टिमेट कॉम्पिटिटिव, ठीक है, या कॉम्पिटिटर का जो रिस्पॉन्स है उसके लिए, ये आपको
राइट करना है, इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो लिखना है, ये लिख लेना। और ये है सर पॉइंट नंबर 4, उसके बाद आपको ये लिखना है। तो ये आपको बुक में मिल जाएगा, ये आपको अपने रजिस्टर पे लिखना है, समझना है, देखना है, लिखना है। उसके अलावा जो भी मैंने आज की क्लास में आपको कराया, आज की क्लास मैंने बहुत हल्की लेके चला हूं, अभी मैंने ज्यादा कुछ नहीं कराया। अगली क्लास में हम बहुत अच्छी अच्छी चीजें समझेंगे, मिशन, विजन, गोल, उन सब के बारे में हम समझेंगे। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और मैं मिलता हूं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और पढ़ते रहिए, खुश रहिए और बस एंजॉय करिए लाइफ। ठीक है, चल मिलता हूं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और जय हिंद।